नमस्कार दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन फिजिक्स के लेकर आए हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, फिजिक्स में जो सबसे ज़्यादा अगर किसी चैप्टर से पूछा जाता है तो वो चैप्टर है लाइट्स चैप्टर। प्रकाश के परावर्तन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो झारखंड पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो बिहार पॉलिटेक्निक हो या चाहे वो यूपी पॉलिटेक्निक हो। यह सभी में सबसे ज़्यादा अगर किसी भी फिजिक्स में अगर किसी चैप्टर से पूछा जाता है तो वो है लाइट्स चैप्टर। ठीक है, लाइट्स चैप्टर से झारखंड पॉलिटेक्निक में कम से कम 7 से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार पॉलिटेक्निक में 3 से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और यूपी पॉलिटेक्निक में 5 से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं झारखंड पॉलिटेक्निक में, सबसे ज़्यादा लाइट्स चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप झारखंड पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको लाइट चैप्टर से अगर एग्जाम में किसी भी तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली आप उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या बी 3 × 10⁸ सेंटीमीटर, या सी 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या डी 3 × 10⁸ मिलीमीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एक का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 2, कांच प्रकाश के लिए है ए पारदर्शी पदार्थ, या बी अपारदर्शी पदार्थ, या सी प्रभासी पदार्थ, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, कांच जो पदार्थ है, कांच जो प्रकाश के लिए जो पारदर्शी पदार्थ है, तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 3, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है ए उल्टा, बी सीधा, या सी तिरछा, या डी वक्र। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो दोस्तों, अगर आप सचमुच में अगर तैयारी करना चाहते हैं ना, झारखंड पॉलिटेक्निक के जो 19 जून का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको लगातार मेहनत करना होगा। दोस्तों, 2 दिन मात्र आपके लिए बचा हुआ है। अगर आप 2 दिन बचा हुआ है, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, अगर जो भी आप चला रहे हैं उसे आप 2 दिन के लिए त्याग दें। समझिए कि वो सभी अभी नहीं है। अगर आपको सच में कॉलेज चाहिए तो यह सभी अभी त्याग दें और 2 दिन लगातार मेहनत करें। अगर हाँ, एक चीज़ और बताना चाहते हैं दोस्तों, लाइव जो है लाइव क्लास अभी नहीं देखें। आपको अगर 2 दिन बचा हुआ है, या यूपी पॉलिटेक्निक हो या झारखंड पॉलिटेक्निक हो, आप सभी को लाइव क्लास नहीं देखना है। जो देखना है वो रिकॉर्डेड क्लासेस देखना है। रिकॉर्डेड क्लासेस देखने के से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, लाइव क्लास में होता क्या है कि 30 प्रश्न को हम या किसी भी टीचर 30 प्रश्न को 1 से 2 घंटा लगा देते हैं। 30 से 40 प्रश्न को सॉल्व करने में 1 से 2 घंटा लगा देते हैं। उसमें मोटिवेशन, लेक्चर, हर तरह के बातें होते हैं। ठीक है, तो उसमें 30 प्रश्न के क्वेश्चन को उसमें कम से कम 1 से 2 घंटा लगा देते हैं। इससे होता क्या है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको लेक्चर सुनने का भी समय नहीं है। आपको जो है वो है सब MCQ क्वेश्चन को फेस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को फेस करना है, ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बना सके, एग्जाम को ज़्यादा से ज़्यादा ईजी कर सके। इसलिए आप लाइव क्लास को अटेंड नहीं करें, सभी को रिकॉर्डेड क्लासेस को अटेंड करें। देखिए, लाइव क्लास जो चल रही है तो उसे आप अटेंड नहीं करना है। लाइव जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आप अटेंड कीजिए। इसमें होगा क्या कि आप भगा कर देख भी सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी जहाँ गप हो या कुछ भी हो, आप ज़्यादातर देखते हैं कि लाइव क्लास में होता है क्या है कि सर जो चैट ज़्यादा बच्चे करते हैं उसके बारे में बताने लगते हैं। इतना नहीं कि उसमें होता क्या है कि ज़्यादातर समय उसी में चला जाता है। इसलिए आप लाइव क्लास को अटेंड नहीं करें, रिकॉर्डेड क्लासेस को अटेंड करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध होता है ए f बराबर r/2, या बी r बराबर f/2, या सी 2r बराबर f, या डी f बराबर 2/r। दोस्तों, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी f में जो संबंध होता है वो संबंध होता है f बराबर r/2 का। ये काफ़ी ज़्यादा मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 5, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? ए फोकस दूरी, या बी वक्रता दूरी, या सी वक्रता त्रिज्या, या डी मुख्य फोकस। दोस्तों, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 6, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है ए काल्पनिक,
बी वास्तविक या सी कभी काल्पनिक और कभी वास्तविक या डी उल्टा। दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 7, मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जाती है। ए मुख्य फोकस के होकर, या बी वक्रता केंद्र से होकर, या सी ध्रुव से होकर, या डी पुनः मुख्य अक्ष के समांतर। दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई जो प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 8, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। ए वायु में, बी कांच में, या सी जल में, या डी निर्वात में। दोस्तों प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है निर्वात में। सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। और प्रकाश का वेग सबसे कम होता है वो होता है जल में, और उससे कम कांच में, उसके बाद उससे कम वायु में। ठीक है, सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 9, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ए समतल दर्पण से, या बी उत्तल दर्पण से, या सी अवतल दर्पण से, या डी किसी से नहीं। दोस्तों वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो अवतल दर्पण से बनता है। तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 10, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। ए समतल दर्पण को, या बी अवतल दर्पण का, या सी उत्तल दर्पण का, या डी अवतल और उत्तल दोनों दर्पण का। दोस्तों हजामत बनाने के लिए जो हम दर्पण का प्रयोग करते हैं वो दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 11, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी ए 28 सेंटीमीटर, या बी 40 सेंटीमीटर, या सी 14 सेंटीमीटर, या डी 2.0 सेंटीमीटर। दोस्तों एक गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी r/2 यानी कि f=r/2 यानी कि 28 सेंटीमीटर को अगर हम काटते हैं तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 14 सेंटीमीटर। तो सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 12 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु वस्तु रखने का उसका प्रतिबिंब बनेगा। ए दर्पण के वक्रता केंद्र पर, या बी दर्पण के फोकस पर, या सी दर्पण के पीछे, या डी दर्पण और फोकस के बीच। दोस्तों 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने अगर 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा तो वो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच में। सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 13, एक गोलीय दर्पण 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है और जिस बीम से वस्तु का आवर्धन होता है ए 5+5, या बी -6, या सी -30, या डी +6। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा सवाल नंबर 13 का वो होगा, सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 14, अवतल दर्पण में बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर रखना होगा। ए फोकस पर, या बी फोकस के अंदर, या सी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच पर, या डी वक्रता केंद्र पर। दोस्तों अवतल दर्पण में बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें फोकस पर रखना होगा। सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 15, परावर्तित किरण तथा विलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं। दोस्तों परावर्तित किरण तथा विलंब के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 16, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है बीम स्थिति कहलाएगा। ए दर्पण तथा फोकस के बीच, या बी फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, या सी वक्रता केंद्र पर ही, या डी वक्रता केंद्र से ऊपर। दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है बीम जब स्थिति होगा दर्पण तथा उसके फोकस के बीच में। तो सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 17, एक अवतल दर्पण में बीम की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा ए वास्तविक और बड़ा बनेगा, या बी वास्तविक और छोटा बनेगा, या सी काल्पनिक आभासी और छोटा बनेगा, डी काल्पनिक आभासी और बड़ा बनेगा। दोस्तों एक अवतल दर्पण द्वारा जो बीम बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच में रखकर वो प्रतिबिंब होगा काल्पनिक आभासी और बड़ा बनेगा। तो सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 18, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखने पर दर्पण पर सही दिखेगा।
ए वक्रता केंद्र पर, या बी वक्रता केंद्र के बाहर से, या सी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, या डी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। दाढ़ी बनाने के लिए अगर हम गोलीय दर्पण को हम अगर मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में अगर रखते हैं तो वो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 19, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन ए हमेशा 1 से अधिक होता है, या बी हमेशा 1 से कम होगा, या सी हमेशा 1 के बराबर होगा, या डी 1 से अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 से अधिक भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। तो सवाल नंबर 19 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 20, किसी बीम वस्तु का आवर्धित बनता है ए समतल दर्पण से, या बी उत्तल दर्पण से, या सी अवतल दर्पण से, या डी इनमें से सभी। दोस्तों बीम जो आवर्धित बनता है वो अवतल दर्पण में सबसे ज्यादा बनता है। तो सवाल नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 21, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, या सी उत्तल दर्पण, या डी उत्तल लेंस। दोस्तों मोटर गाड़ी के चालक में जो साइड मिरर लगा रहता है वो उत्तल दर्पण का लगा होता है। तो सवाल नंबर 21 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 22, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब ए वास्तविक सीधा तथा होता है, या बी वास्तविक तथा उल्टा होता है, या सी काल्पनिक तथा सीधा होता है, या डी काल्पनिक तथा उल्टा होता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है, वर्चुअली और इरेक्टेड बना होता है। तो सवाल नंबर 22 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 23, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं ए केवल आभासी, या बी केवल वास्तविक, या सी वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अवतल लेंस द्वारा बना जो प्रतिबिंब इनमें से कोई नहीं हो सकता है, अवतल लेंस से कोई प्रतिबिंब ही नहीं बनता। तो सवाल नंबर 23 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 24, मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या हम कहते हैं ए लेंस की क्षमता, या बी लेंस की आवर्धन, या सी वस्तु की दूरी, या डी प्रतिबिंब की दूरी। दोस्तों मीटर में मापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। तो सवाल नंबर 24 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 25, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दुगुनी दूरी के बीच में हो तो प्रतिबिंब बनेगा ए काल्पनिक सीधा तथा छोटा, या बी काल्पनिक उल्टा और बड़ा, या सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा, या डी वास्तविक उल्टा और आवर्धित। दोस्तों वस्तु को किसी भी लेंस से अगर हम दुगुना दूरी पर अगर रख दें फोकस दूरी पर तो वो जो बनेगा वो काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। तो सवाल नंबर 25 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 26, किसी उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु कैसे रखा जाए कि वास्तविक उल्टा और बराबर के आकार में प्रतिबिंब प्राप्त हो ए लेंस तथा फोकस के बीच में, या बी फोकस पर, या सी फोकस दूरी के से दुगुनी दूरी पर, या डी अनंत पर। तो दोस्तों उत्तल लेंस के सामने कोई किसी भी वस्तु को अगर हम उल्टा और बराबर आकार में हम प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे हम अनंत पर रखेंगे तब जाकर ये हो सकता है। तो सवाल नंबर 26 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 27, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है ए कॉर्निया पर, या बी आइरिस पर, या सी पुतली पर, या डी रेटिना पर। दोस्तों मानव नेत्र वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो पुतली पर बनता है। तो सवाल नंबर 27 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 28, विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को नेत्र लेंस की फोकस दूरी नियंत्रित होती है ए पुतली द्वारा, या बी दृष्टिपटल द्वारा, या सी अध बिंदु द्वारा, या सी डी सिलियरी मांसपेशियों द्वारा। दोस्तों अलग अलग दूरियों पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब का नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसे हम सिलियरी मांसपेशियों द्वारा कहते हैं। तो सवाल नंबर 28 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 29, मानव नेत्र में होता है ए किसी प्रकार का लेंस नहीं, या बी अवतल लेंस, या सी उत्तल लेंस, या डी उत्तल दर्पण। दोस्तों मानव नेत्र में जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है। तो सवाल नंबर 29 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 30, निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है ए उत्तल लेंस, या बी अवतल लेंस, या सी बेलनाकार लेंस, या डी सम उत्तल लेंस। दोस्तों निकट दृष्टि दोष की बात करें तो उसमें जो लेंस लगा होगा उसमें अवतल लेंस लगा होगा, अगर दूर दृष्टि वाले दोष की बात करें तो उसमें उत्तल लेंस लगा होगा। तो सवाल नंबर 30 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी।